चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। हमने लास्ट वाले लेक्चर में ओआर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था कि ओआर क्या होता है, ओआर में कौन कौन से हमें टॉपिक्स डिस्कस करना रहेंगे। आज से हम लोग अपना बेसिक एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। जिसका नाम है क्या? असाइनमेंट प्रॉब्लम। यदि हम इसके मीनिंग को समझना चाहें तो बेटा असाइनमेंट का मतलब जो बेसिक लेवल पे आप लोग समझते ही हैं कि किसी भी काम को असाइन किया जाता है। आप लोग कॉलेज में हैं तो आपको कॉलेज से कोई ना कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कंसीडर करके आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, एज वेल एज उसे कॉलेज में सबमिट करना है। जब वो असाइनमेंट आप करते हो तो उस चीज की स्किल्स आपके अंदर होना जरूरी है। नहीं भी होती है तो थ्रू द असाइनमेंट वो स्किल डेवलप हो जाती है। बेटा यहां पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? वही है जो बेसिक मीनिंग है कि भाई जो भी हमारे पास में जॉब्स अवेलेबल है उसे हमें रिस्पेक्टिव रिसोर्सेस बोले तो लेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताना, सर ओआर में या क्यूटी में या असाइनमेंट का क्या मतलब है? तो बेटा मैं आपको याद दिला दूं, ओआर का मैंने आपको बताया था द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। या तो कॉस्ट को कम करना है या फिर प्रॉफिट को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, राइट। तो बेटा यदि मैं पर्टिकुलर जॉब को एक व्यवस्थित बंदे को दूंगा, सिस्टमैटिक प्रोसेस लगा के दूंगा। मुझे आप एक बात बताना छोटी सी, मेरे पास में 2 ड्राइवर्स अवेलेबल है और मेरे पास में 2 व्हीकल्स भी अवेलेबल है। एक ड्राइवर का नाम है ए और एक का नाम है बी। जो मेरे पास व्हीकल अवेलेबल है, एक है ऑडी और एक है ट्रक। ये भाई साहब ट्रक में एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने बोल दिया तुम आज से ऑडी चलाओगे, और ये भाई साहब ऑडी में एक्सपर्ट है, मैंने बोल दिया तुम आज से ट्रक चलाओगे। आप खुद सोचिए कि क्या इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। और यदि आपने बना भी दिया तो जो आपके मैनुअल रिसोर्सेस है एज वेल एज जो आपके मशीन वाले रिसोर्सेस है, क्या प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रक वाला बंदा ऑडी को भी वैसे ही चलाने की स्किल रखता है, एफर्ट रखता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इंसान जिस चीज के लायक है, मतलब जिस इंसान के अंदर उस काम को करने की स्किल्स है, उसका एक्सपीरियंस है, उसे वही काम दिया जाना चाहिए ताकि वो कम से कम रिसोर्सेस में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करेगा। बात समझ में आई? मतलब क्या करना है सर, यहाँ पे हमें यहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से उन्हें रिसोर्सेस अलोकेट करना है ताकि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से हमारा काम हो जाए और हमारे ओआर के उद्देश्य की प्राप्ति भी हमें हो जाए। क्लियर है? तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं असाइनमेंट के आगे की कहानी। देखिए असाइनमेंट में बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है 2 ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बराबर है? ये तो मैंने आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब काम की बात बेटा ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या फिर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम 2 होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले होता है बैलेंस एंड दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे नंबर ऑफ जॉब एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोला तो 4 लोग हैं मेरे पास और 4 ही काम है मेरे पास, दैट इज बैलेंस प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास में लोग तो 4 हैं लेकिन काम जो है वो कम या फिर क्या है, ज्यादा। तो फिर क्या करेंगे वो हम देखेंगे बेटा अगले तरह के टॉपिक। जब क्वेश्चन का प्रैक्टिकल हम करेंगे तब उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हाथों हाथ बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो मैं यहाँ लिखता हूं उसे आप कॉपी में भी नोट डाउन करते रहें। क्लियर? चले आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की
प्रोसेस पर आखिर में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व, मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स को यदि आपने फॉलो करके 4 क्वेश्चंस भी कर लिए, मेरी गारंटी आप कभी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व फिर कर पाओगे। क्लियर। सबसे पहली स्टेप होती है बेटा यहां पर रो मिनिमाइजेशन। हमें यहां पे आता है रो को मिनिमाइज करना है, रो मिनिमाइजेशन। दूसरा आता है बेटा हमारे लिए कॉलम मिनिमाइजेशन। सबसे पहले तुम्हें रो को मिनिमाइज करना है एंड फिर करना है तुम्हें क्या, कॉलम मिनिमाइजेशन। तीसरे नंबर की कहानी आती है ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस। क्या बोला मैंने, ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस। एंड ये जो नंबर ऑफ लाइंस है मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, टू कवर ऑल द जीरोस, टू कवर ऑल द जीरोस। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा उसमें जितने भी जीरो आ रहे हैं उन्हें कवर करते हुए लाइन आपकी होना चाहिए। नंबर 4 पे बेटा आपकी जो स्टेप आती है, आखिरी स्टेप, दैट इज असाइन द जॉब्स। क्या बोला मैंने, असाइन द जॉब्स। यदि मान लो यहां पे एक चेक पॉइंट लगाते हैं अपन, यहां पे क्या लगाएंगे, एक चेक पॉइंट लगाएंगे कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि ये हो जाता है तो हमारी स्टेप नंबर 4 लगेगी। यदि ये नहीं होता है मतलब यस पे स्टेप नंबर 5 है और नो पर क्या होगा, अगला एक प्रोसीजर हमें लगाना होगा एंड वो हम सेपरेटली डील करेंगे। समझ में आई कुछ बात, ये स्टेप्स हैं। अभी ये रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन कैसे होता है ये हम डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से नोटबुक में इसको नोट डाउन हैंड टू हैंड करेंगे, आपके पास में एक सिस्टमैटिक नोट्स भी जो है रेडी हो जाएंगे। क्लियर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझ जाएंगे कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे बनते हैं एज वेल एज उन्हें कैसे सॉल्व भी किया जाता है। क्लियर। चले तो आइए सबसे पहला हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में, हाँ एक बात और बेटा कि असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो इन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स से होती है। मैट्रिक्स मतलब कि कुछ रो एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें हम उन चीजों को नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया, इसमें बेटा रो का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है एंड कॉलम का मतलब होता है जो वर्टिकल लाइंस होती है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 4 रो है एंड 4 ही आपके क्या है, कॉलम है। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4/4 यदि पूछे तो ऐसे बताने का। क्लियर। आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A B C और D ये 4 आपको वर्कर्स दे करके रखे हुए हैं और आपको यहाँ पे बोला है कि ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 तरह के आपके सामने क्या है, जॉब्स हैं, वर्क्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि हर एक वर्कर को हर एक जॉब असाइन करना है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बेटा हर इंसान को करने के लिए एक काम जरूर होना चाहिए। सर वो डबल नहीं कर सकता क्या, सेम टाइम पे 2 काम नहीं कर सकता, इसलिए बोला था कि ना तो ये ज्यादा होना चाहिए और ना ही ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ जो हमारे जॉब्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, हर एक एम्प्लॉय के हर एक काम को करने की कॉस्ट हमारे पास होना चाहिए कि भाई ए नाम का एम्प्लॉय यदि फर्स्ट काम को करेगा तो क्या कॉस्ट आएगी, सेकंड को करेगा तो क्या कॉस्ट आएगी, थर्ड को फोर्थ को रिस्पेक्टिवली क्या कॉस्ट के साथ में वो करेगा। ऐसे ही हमारे पास में बी और सी और डी के लिए भी कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए। बराबर है। चले तो अब मतलब बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ आएगा वो कहलाएगी हमारे लिए कॉस्ट। समझ में आती बात बेटा। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास में जो रेडी है उसकी कॉस्ट को
यहां पे लिखते हैं 16, 26, 76, 28। इधर अपने को दिया 28 की जगह 38। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आए 52, 56, 38 एंड 52। आगे अपने पास में कॉस्ट आ रही 34, 8, 46 एंड 48, सॉरी 36 एंड 48। इसके बाद आएगा बेटा आपके पास 22, 52, 30 एंड 20। मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पे एम्प्लॉय ए यदि फर्स्ट काम को करेगा तो 16 रुपए लेगा, सेकंड को करेगा तो 52 लेगा, थर्ड को करेगा तो 30। सर क्या दिक्कत है आपको? किसी को भी कोई सा भी काम दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट मिनिमाइज, मतलब कि किससे कौन सा काम करवाएं ताकि काम भी अच्छा हो जाए एंड हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या आए, कम से कम आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाना रहेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा पर्टिकुलर कि यार कॉस्ट क्या होना चाहिए, ओवरऑल कम होना चाहिए। चले स्टेप नंबर 1 मैंने आपको लिखा था, स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था रो मिनिमाइजेशन। क्या बोला था बेटा? रो मिनिमाइजेशन, मतलब आपको जो भी रो दे के रखी है उसको मिनिमाइज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर रो के जो भी मिनिमम एलिमेंट है, जो भी हमारा पर्टिकुलर रो का मिनिमम एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है सर? उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। किसमें से करना है? एवरी एलिमेंट, एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ रो में से, उस रो में से उस मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है? हमें रिड्यूस करना है। तो पहली स्टेप है रो मिनिमाइजेशन। आपको क्या करना है? ये लिखने के बाद में वापस से एक मैट्रिक्स जो है क्या करेंगे, ड्राफ्ट हम लोग करेंगे सेम टू सेम पर्टिकुलर 4x4 के। अब क्या करना है बेटा? रो मिनिमाइज करना है। सबसे पहली स्टेप रो के मिनिमम एलिमेंट, मतलब सबसे कम एलिमेंट। रो मतलब बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मिनिमम एलिमेंट बताओ सबसे पहले बच्चों। तो बेटा मिनिमम मतलब सबसे छोटा एलिमेंट इज 16। ये 16 हुआ। सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से? एवरी या फिर ईच एलिमेंट ऑफ रो, मतलब उस एलिमेंट, उस रो के हर एक एलिमेंट में से हमें 16 को माइनस करना रहेगा। तो 16 में से 16 गया, कितना बचा? 0। 52 में से 16 गया, कितना बचा? 36। 34 में से 16 गया, कितना बचा? 18। फिर 22 में से 16 गया, कितना बचा? 6। सर अब बाकी रो में से भी 16 को ही माइनस करना है क्या? ना, मैंने क्या बोला? हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है एवरी एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रो में से। मतलब सेकंड रो में अगेन मिनिमम हमें ढूंढना है। सबसे कम है 8। 8 को क्या करो बेटा? माइनस करो। तो 26 में से 8 जाता है, कितना बचता है? 18, राइट। फिर 56 में से 8 जाता है, कितना बचता है? 48। 8 में से 8 गया, 0। 52 में से 8 गया यदि, तो कितना बचा? 44। क्लियर? थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट इज 30। 38 में से फिर 30 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। 36 में से 30 गया तो 6 बचा। 30 में से 30 चला गया, बचा भाई तू 0। क्लियर? फिर बचा बेटा फोर्थ रो का मिनिमम एलिमेंट इज 20। इस 20 को सभी में से घटाना है। 38 में से 20 गया तो 18 बचा। 52 माइनस 30, 32 आया। फिर 48 में से 20 यदि हमारा चले जाता है तो हमारे पास में बचता है 28 एंड 20 में से फिर 20 गया तो हमारे पास में आया 0। मतलब समझ में आया? हमने पहला स्टेप रो मिनिमाइजेशन कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हमारे पास में दूसरा स्टेप लगाना है, दैट इज कॉलम मिनिमाइजेशन। भाई तुमने अभी ना हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को उसमें से घटाया। अभी आपको क्या करना है? वही ऑपरेशन कॉलम पे लगाना है।
सो क्वेश्चन आता है इस वाली स्टेप पे लगाएंगे या फिर इस वाली स्टेप पे लगाएंगे। बेटा यहाँ पे प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ तो उसी को आगे बढ़ाना है, मतलब सेकंड स्टेप जो कॉलम ऑपरेशन आएगा वो लगेगा हमारे इस वाले मैट्रिक्स पर। अब इस मैट्रिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आया। चले सेकंड वाला ऑपरेशन लगाते हैं जिसका नाम, इसको मैं यहाँ पे अभी ड्राफ्ट कर लेता हूं ताकि आपको कॉलम ऑपरेशन लगाते वक्त काफी इजी रहे। इसका लास्ट में काम आएगा इसलिए इसको अभी हम यहां से हटाएंगे नहीं। 0 18 46 18 36 48 8 32 18 0 6 28 6 44 0 एंड 0। यहां से हमने इसको हटा दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा अपन लोग, कॉलम मिनिमाइजेशन। भाई जो काम तुमने रो पे किया था अब कॉलम पे कर लो। मतलब अब आप बताएंगे कि कॉलम मिनिमाइजेशन मतलब सर, कॉलम मिनिमाइजेशन मतलब हुआ कि कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को आपको क्या करना है सर, सब्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर कॉलम के ईच एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट से आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। आइए वापस से हम वैसा का वैसा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 4x4 का। कॉलम मिनिमाइजेशन ये था हमारा रो, तो ऐसा वर्टिकली आया हमारे पास में कॉलम। इस कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को देखें तो इसमें हमें मिनिमम मिलता है कितना, 0। आपको भी इतना तो पता है बेटा कि यदि किसी भी एलिमेंट में से 0 को माइनस करेंगे तो वही का वही बचेगा। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, 0 - 0 0। 18 में से 0 गया तो अगेन 18, राइट। फिर ये 46 है, एंड किए कितना बचा मेरे पास 18। क्या सेकंड कॉलम में भी 0 है? नहीं सर, सेकंड कॉलम में मिनिमम है मेरे पास में कितना, 8। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, पर्टिकुलर 8 को रिड्यूस कर दूंगा, बोले तो सब्सट्रैक्ट कर दूंगा सारे एलिमेंट से। 36 में से 8 जाएगा, मेरे पास बचेगा 28। 48 में से 8 गया, 40 बचा। 8 में से 8 0 हुआ, 32 - 8 हुआ तो 24। आगे बना इस कॉलम में बेटा वापस 0 आ गया। जहां जहां 0 आ जाए आंख मीच के वैसा का वैसा आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगले कॉलम में अगेन 6 44 0 एंड 0। सेकेंड ऑपरेशन काफी इजी था, जैसा फर्स्ट रो पे लगाया था वैसा कॉलम पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको अप्लीकेबल कर दिया। अब बेटा क्या करना है आप लोगों को कि ये जो भी आप स्टेप नंबर 2 लगाते हो उसके बाद थर्ड स्टेप, इसको यहां से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जो आप सेकंड स्टेप लगाते हो उसी से कनेक्टेड आपकी रहेगी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बोला था कि लाइन को ड्रॉ कर लो, मतलब लाइंस आपको ड्रॉ करना है जो सारे के सारे किसको कवर करें, टू कवर ऑल जीरोस। जितने भी 0 आपके मैट्रिक्स में आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान रखना बेटा यहां पे वर्ड यूज होता है मिनिमम लाइंस। आपका बस चले तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 हर एक क्वेश्चन में यही कर दोगे, नहीं, मिनिमम लाइंस। ऐसे कम से कम लाइन ड्रॉ करो जिसमें आपके सारे 0 कवर हो जाए। इसको हम एज इट इज लिख के इस पे थर्ड स्टेप जो है अप्लीकेबल करेंगे। अभी यहां पे लिखा अपन ने 0 18 46 18 28 40 0 24 18 0 6 28 6 44 0 एंड 0। चले लाइन को हमें क्या करना है, अब कवर करना है। हम यदि पहली लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें, क्योंकि इसमें कॉलमनर लाइन तो कोई आएगी नहीं, इसलिए इसको हमें बिल्कुल हल्के से क्या करना है, ऐसे कैंसल आउट करना है। क्लियर? आपके पास डिफरेंट कलर के पेन से आप या पेंसिल से आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले में कॉलमनर लाइन नहीं आएगी, मतलब यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेना पड़ेगी। यहां पे यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक तीर 2 निशाने हो जाते हैं। या तो मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं, सर एक काम करो ना, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो तो ये दोनों चले जाएंगे। लेकिन बेटा एक इस 0 को कवर करने के लिए भी एक लाइन और हमें लगेगी, तो हमने फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले ली। सर यहाँ पे हमारी टोटल लाइंस कितनी हो गई,
4। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि फोर्थ स्टेप में आपको ये चेक करना है, फोर्थ स्टेप में आपको ये चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ लाइंस जो है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। किसी पे भी अप्लाई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस जो है क्या इक्वल टू है किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? लाइन कितनी हुई, 1 2 3 4, मतलब सर नंबर ऑफ लाइन आई मेरे पास 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 रो है एंड 4 कॉलम है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कितना, 4। मैंने आपको बोला था यदि ये यहाँ पे साबित हो जाए, समझ में आई, यदि यहाँ ये LHS RHS इक्वल टू हो जाए देन आप फर्दरली अपने क्वेश्चन में अलोकेशंस कर सकते हो। नाउ द फाइनल स्टेज जो है हमारी दैट इज असाइन द जॉब्स। आपको यहाँ असाइन करना है अपनी पर्टिकुलर जो भी जॉब्स रहेगी। यहाँ फिर क्या लिखना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वापस से यहाँ पे लिख करके कंक्लूड हम यहाँ पे कर सकते हैं। चले वैसा का वैसा लिखा 0 18 46 18, देन आया बेटा 28 14 0 24, इधर आया 18 0 6 28, इधर आया 6 44 0 एंड 0। क्लियर? अभी यहाँ क्या करना है, असाइन। सर वो डाउट ही आ रहा था कि कभी इक्वल नहीं आता तो क्या करते, बेटा उसका अपन देखेंगे कि अगले वाला जो क्वेश्चन में लूंगा उसमें यही चीजें लूंगा कि यदि ये इक्वल नहीं आता तो फिर आप क्या करते। क्लियर है? वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। अभी के लिए पर्टिकुलर आप असाइन करेंगे। यहाँ पे असाइन बेटा यहाँ पे किस तरीके से करना है, ओनली एट जीरोस। जहां पे 0 है वहीं पे आपको क्या करना है, अलोकेशंस करना है। सो क्यों, मैंने बोला ना आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन उद्देश्य होना चाहिए, मतलब जहां जहां 0 है मतलब वो 0 कॉस्ट है। सो यू हैव टू अलोकेट या फिर असाइन द पर्टिकुलर जॉब्स एट द व्हाट 0 पॉइंट्स। एक बात बेटा, अलोकेशंस को अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताता हूं इसको असाइन करने का। जिस भी कॉलम में या जिस भी रो में सिंगल 0 आ रहा है, क्या बोला मैंने, जिस भी कॉलम में या जिस भी रो में सिंगल 0 आ रहा है वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्टली अलोकेशन करना है बिना किसी चीज को चेक किए। इस वाली रो में 0 एक ही है, इस वाले कॉलम में 0 एक ही है, मतलब यहां पे डायरेक्टली अलोकेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? वापस से जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में आपका सिंगल 0 है आपको डायरेक्टली बिना किसी से पूछे क्या करना है, असाइन करना है। इस वाले कॉलम में यदि मैं देखूं तो 0 कॉलम में तो 1 है लेकिन रो में कितनी जगह 0, 2 जगह। सर इसको अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा शांति रख के इसको असाइन करेंगे। इधर यदि मैं आता हूं तो इस कॉलम में सिंगल 0 है, इस रो में सिंगल 0 है, भाई तू ये जॉब कर ले, ये असाइन कर दिया हमें। क्लियर है? आगे वाले इसमें यदि मैं आऊं तो यहाँ पे 2 कॉलम में 2 0 है, लेकिन ये वाली यदि मैं रो में देखूं तो यहां पर क्या हो गया, सिंगल 0 आ रहा है। सो हम यहां पे क्या कर देंगे, इसको अलोकेट कर देंगे। सो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सी बंदा भी फोर्थ नेचर का काम कर सकता है और डी बंदा भी फोर्थ नेचर का काम कर सकता है। तो सर आपने गलत किया, आप ना सी को भी तो ये वाला काम दे सकते थे। बेटा यदि मैं सी को ये वाला काम देता तो क्या डी के पास और कोई काम करने के लिए अवेलेबल है? नहीं है, क्योंकि 0 वाली जगह पे ही तो क्या करेंगे वो लोग, काम करेंगे। तो अल्टीमेटली मैंने ए को फर्स्ट वाला काम दे दिया, बी को मैंने थर्ड वाला काम दे दिया, डी को मैंने फोर्थ वाला काम दे दिया। अभी एक काम बचा हुआ है, कौन सा वाला बचा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड लेवल ऑफ वर्क बचा है। कौन कर सकता है, सी कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। तो हमने यहाँ पे सी को अलोकेट कर दिया। बचे हुए 0 पे आप इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हो। बेटा मतलब क्या हुआ, देखो जरा, क्या हम जिस उद्देश्य से चले थे क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई? हर बंदे के पास एक एक काम हो जाना चाहिए। हाँ सर, ए के पास एक काम हो गया, बी के पास ये वाला काम मिल गया, सी को ये मिल गया और डी को ये मिल गया। मतलब अल्टीमेटली सारे के सारे जॉब भी अब सेटिस्फाई हो जाएंगे एंड सारे के सारे एम्प्लॉय को भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। दैट इज द पर्टिकुलर असाइनमेंट।
कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, आखिरी में होता है एक छोटा सा पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट तो बताओ हमें कि आपके इस असाइनमेंट की टोटल कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले वर्क लिख लो। ए को आपने कौन सा वर्क दिया है, फर्स्ट वाला। बी को आपने कौन सा वाला वर्क दिया है, थर्ड वाला। सी को आपने कौन सा वाला वर्क दिया, सेकंड वाला। एंड डी को आपने कौन सा वाला वर्क दिया है, फोर्थ वाला। अभी रिस्पेक्टिवली ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपको कॉस्ट देखना है। ए की फर्स्ट पे कॉस्ट क्या है हमारी 16, बी की थर्ड पे कॉस्ट क्या है हमारी 8, सी की सेकंड पे कॉस्ट क्या है हमारी 38 एंड डी की 4 पे कॉस्ट क्या है हमारी 20। इसका टोटल करेंगे दैट विल बी योर 82। मतलब यहाँ पे आपको 82 रुपए की क्या लग रही है, टोटल कॉस्ट लगेगी। बेटा इसको ना एक और तरीके से भी किया जाता है, जहां जहां मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेशल मार्क किया है ना, आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के क्वेश्चन में भी स्पेशल मार्क कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका पर्टिकुलर कॉस्ट कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। देखने की जरूरत नहीं है, 4/4 है, उन्हीं जगहों पर आपको क्या करना है, मार्क कर दो। नाउ जो जो पर्टिकुलर आपके हाईलाइटेड एरियाज है उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। सो दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ द कौन बेटा, असाइनमेंट। चारों काम कंप्लीट हो जाएंगे, चारों एम्प्लॉय भी यूटिलाइज हो जाएंगे, बस आपको टोटल में 82 रुपए की कॉस्ट लगेगी। इट कैन बी 82,000, इट कैन बी 8200, कुछ भी हो सकता है। ये केवल एक हाइपोथेटिकल डेटा हमारे पास में अवेलेबल था, जो थाउजेंड्स में या फिर पर्टिकुलर हंड्रेड्स में भी हो सकता है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आती है? That is our the basic initial solution of the assignment problem, जिसमें बिल्कुल हाईवे में हम चले थे, मतलब हमें कहीं कोई डिस्टरबेंस या कोई तकलीफ नहीं आई। तकलीफ कहाँ आ सकती है, यहाँ पे हमें तकलीफ आ सकती है, या फिर तकलीफ नंबर दूसरी कहाँ आ सकती है कि नंबर ऑफ लाइन या तो कम हो जाए या नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मतलब समझ गए आप कि यहाँ पे दो बैरियर्स हमारे और आएंगे, मतलब दो तरह के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे या तो ये इक्वल टू नहीं है या फिर पर्टिकुलर वहां पे जीरो कवर नहीं हो पा रहे, जीरो आ ही नहीं रहे कहीं पे। क्लियर है? सो दैट इज, उसके लिए आप अगले लेक्चर से कनेक्टेड रहें, चैनल को देखते रहें, क्योंकि चैनल पे कई सारे तरह के और भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। टॉप फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ्स के लिए द एक्सपर्ट इन द मैथ्स भास्कर सर के लेक्चर्स मिलेंगे। इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं अरविंद सर, जिनके लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। उन सभी के लेक्चर्स को भी देखते रहें और लाइक जरूर करें, लगे तो शेयर भी आप करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स हमारे चैनल पे अपलोडेड लेक्चर्स की मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस को। थैंक यू।